नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन अचीवर्स में। और हर बार की तरह हम इस बार फिर हाजिर हैं आपके सामने, मैं यानी कि राजीव गुप्ता और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और हमारा ये आज 29वां एपिसोड होगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको और ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भी इसको शेयर करके बोलें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरीके से आगे भी आपके साथ अपने कार्यक्रम को लाते रहें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में। और ये तो आप सभी जानते हैं कि कनाडा में लगभग 18-19 लाख भारतीय रहते हैं और उसमें से ज़्यादातर पंजाब से काफ़ी लोग हैं, क्योंकि पंजाबियों का ये पसंदीदा देश है। और वो वहाँ पर पढ़ने के लिए, बसने के लिए, काम धंधे के लिए, हर चीज़ के लिए कनाडा की तरफ उनका ध्यान रहता है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से दोस्तों लगता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को ये भारत प्रेम रास नहीं आ रहा, और न जाने वो किस प्रभाव में, या कह लो कि किस नशे में तो नहीं कहेंगे, पर किसी प्रभाव के दबाव में उन्होंने भारत को हत्यारा घोषित कर दिया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और शायद ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब ये उनके इस बयान की वजह से उनके गले की फांस भी बन गया है, क्योंकि उनके अपने ही देश के दूसरे नेता भी उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे जो मेहमान हैं, भूतपूर्व राजनयिक भारत के अनिल त्रिगनायत जी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर राव हमारे साथ हैं, जो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। और आज हम राजनीतिक स्तर और कानूनी स्तर, दोनों स्तरों पर कुछ बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि कुछ नए पॉइंट्स हमारे इस कार्यक्रम में आपको जानने और देखने को मिले। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। और मैं चाहूंगा कि हम एक बार से फिर इस कार्यक्रम को अपने सवालों से शुरू करें और आप अपने ज्ञान से हमारा ज्ञान भी बढ़ाएं। तो एम्बेसडर त्रिगुनायत, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कनाडा के प्रधानमंत्री श्री ट्रूडो ने जो भारत पे आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर का मर्डर के पीछे भारत सरकार का हाथ है, उसे आप किस नजर से देखते हैं? अभी मैं आज ही शायद देखा है कि ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं डेविड एबी, उनका भी एक स्टेटमेंट आ गया है और वो कहते हैं कि जो CIS और प्रेसिडेंट ट्रूडो ने जो उनसे बातचीत की थी, उसमें सिर्फ ओपन सोर्स जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पड़ी थी वही डिस्कस की गई थी। और उन्होंने अपना विरोध भी जताया था इस बारे में मीटिंग में कि भाई ये तो सब कुछ अवेलेबल है, आप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपका क्या विचार है? आपने अपने पूरे जीवन में बहुत देशों में काम किया, क्या इस तरह की कोई घटना पहले देखी इस लेवल की? देखिए, ये घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर हुई हैं उन देशों के साथ जिनके लिए, जैसे पाकिस्तान कहिए या जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चीन, उनकी बात कहिए, जहां पे टेररिज्म उनका एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और तो हमको पता है कि कहां से क्या हो रहा है। लेकिन जो ये देश कनाडा जैसे दोस्त, मित्र देश माने जाते हैं, जहां पर थोड़े से मिलिटेंट सिक्स की वजह से सबका नाम खराब होता है, लेकिन वो इसलिए पनप पाए वहां पर क्योंकि वहां की जो सरकार है उसने इस तरह की पॉलिसीज अपनाई कि जो लोग भी उस वक्त में पॉलिटिकल असाइलम मांगते थे कनाडा के अंदर, उनको ये बढ़ चढ़ के, आगे बढ़ करके सबसे ज्यादा देते थे। तो आपको पता है 70 से शुरू हुआ भारत में, फिर 84 में जाकर के थोड़ा और, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में जब से कम्युनिटी काफी हर्ट हो गई थी, तो उसके बाद में भी काफी बढ़ा है ये। लेकिन भारत ने शुरू से ही जो है उनकी सरकार के साथ, और अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि मैं कहता हूं कि खाली ये ट्रूडो फैक्टर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। पियरो ट्रूडो जो उनके फादर हुआ करते थे,
उस वक्त 1982 में एक बलविंदर परमार करके टेररिस्ट था, जो बाद में कनिष्क का क्रैश जो 1985 में हुआ उसके अंदर में भी उसका मास्टरमाइंड था। उन सबको हमने जब एक्सट्रेडिशन के लिए मांगा तो उन्होंने उनको मना कर दिया, और इतना ल्यूडिक्रस वे में मना किया। उन्होंने कहा कि ये जो आप चूंकि ब्रिटिश क्वीन को अपना हेड मानते हैं कॉमनवेल्थ में और हम उसको नहीं मानते, इतना मतलब रिडिकुलस आंसर देकर के उन्होंने नहीं किया। उसके बाद वहां पर मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं टेररिस्ट। 36 कम से कम हमने रिक्वेस्ट कर रखी है उन टेररिस्ट को, इंक्लूडिंग जो मारा गया टेररिस्ट निज्जर है उसके भी, लेकिन आज तक कर्नाटक की सरकार ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी है। इंटरपोल में हम सब मेंबर हैं, इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हुए हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। 87 से हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी उनके साथ में है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी हमने उनके साथ साइन कर रखी है, उसका कोई इज्जत नहीं है, उसके बारे में कोई सपोर्ट नहीं देते हैं वो। दूसरी चीज ये है कि जब वो यहाँ आए भारत में तो उनके पास मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिले जब, तो उन्होंने उसको शेयर किया उनके साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो जो उनका एलिगेशन था उसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास सबूत, तो उन्होंने कहा सबूत दीजिए, कुछ दिखाइए। तो जो हम जो दे रहे हैं वो आपको पूरे एविडेंस के साथ सब चीज पेश कर रहे हैं, प्रॉपर लीगल चैनल के साथ कर रहे हैं, और आप खाली ये बातें बना रहे हैं। तो लेकिन उस बात में वो नहीं माने, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रांगली उनसे ये कहा कि जो आप अब तक भारत के खिलाफ जो कार्रवाई वहां पे हो रही है उसको आप रोकिए, और हमारे जो राजनयिक हैं उनके उनके खिलाफ जो थ्रेट्स हैं उनको रोकिए, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, जो भारतीय वहां रहते हैं उनका ख्याल रखिए। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कही। उसके बाद में वो वापस जाते हैं और फिर वो जाके पार्लियामेंट में अपने इस तरह की बात करते हैं कि भारत की एजेंसीज जो है उन्होंने इस निज्जर को, कैनेडियन सिटीजन को, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि वो एक भारत का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। आप देखिए बड़ा डिफरेंट होता है, एक तो आपका सिटीजन है और एक टेररिस्ट है, तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और ये सारी बातें मैं सोचता हूँ राव साहब ज्यादा बताएंगे उसके बारे में। लेकिन ये जो चीज थी, इससे आप देखिए कि बिना किसी बयान आप दे दें इतने सीनियर लेवल पे होकर के, और उसके बाद आप एक्शन भी ले लें, आप खुद ही जज हैं, खुद ही जूरी हैं, और आपने एक इंडियन डिप्लोमेट को, सीनियर डिप्लोमेट को आपने एक्सपेल कर दिया, तो उसके बाद भारत का रिएक्शन तो स्वाभाविक ही था, क्योंकि अफेक्ट तो हमारा देश हो रहा है इन टेररिस्ट के जरिए जो सारा ये लोग करते हैं, तो इसलिए एक्शन लेना बहुत आवश्यक था। और मैं समझता हूं कि जो भारत ने जितने भी अब तक उसके एक्शन लिए हैं वो सारे डायरेक्टली उसी बारे में है। लेकिन उस सब के बावजूद अगर प्रधानमंत्री ट्रूडो अपनी पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ अपने आप को बचाने के लिए पॉलिटिकली, या अपने को दोबारा इलेक्शन में जीतने के लिए, या ये अगर चाहते हैं या सोचते हैं कि जो मुस्लिम जो ये सिख टेररिस्ट ग्रुप्स हैं खास तौर से, अगर इनके सपोर्ट से ही अगर वो जीतना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई फॉली नहीं हो सकती है। और ये कोई मेच्योरिटी का उन्होंने बिल्कुल उदाहरण नहीं दिया, लेकिन एक गलती करने के बाद बार बार वो गलती करते जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो 5 आईज के 5 आई के जो मेंबर्स हैं, जिसमें यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है, तो इन सब के साथ में जो कि 5 आईज वालों की इंटेलिजेंस हमारे पास थी। अरे भाई आपके पास है तो बताइए, हमको दिखाइए, अपने अपोजिशन लीडर्स को दिखाइए, जो अभी आपने ब्रिटिश कोलंबिया के प्राइम मिनिस्टर की बात कही उनको दिखाइए। और मेरा मानना यह है कि अगर आपको इन आतंकियों के साथ इतना प्रेम है, आपको उनकी इतनी चिंता है, तो क्यों नहीं ब्रिटिश कोलंबिया को एक खालिस्तान देश का दर्जा देकर के रख ले अपने यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर। तो एम्बेसडर साहब, आपको लगता है कि जो स्थिति मिस्टर ट्रूडो की है वहां की पार्लियामेंट में, उनके पास पूरा नंबर नहीं है, तो क्या तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करने वाली जो पार्टी है, वो जगमीत सिंह या क्या नाम है उनका, उनकी उस पार्टी का की सहायता लेना उनकी मजबूरी है। और इस तरह की मजबूरी में अगर इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे मित्र देशों पे इस तरह के एलिगेशन लगाने लगेंगे, तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स कैसे चलेंगे ये सब? देखिए गौर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप एक राज्य के प्रधानमंत्री, एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको जो भी बोलना है
उसको इस बात से कहना चाहिए कि उसमें आपके देश का भी लार्जर इंटरेस्ट हो और आपका जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसका भी वो रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो उनको लगा कि भारत की एजेंसी उसमें इन्वॉल्व है, तो इसके ढंग होते हैं। आपने जब आपके पास ये एविडेंस है, आपने वो एविडेंस शेयर करना चाहिए था प्राइवेटली। एजेंसी टू एजेंसी कोलैबोरेशन हमारा उनके साथ है। ये नहीं है जिस आदमी को आप जानते हैं निकाला गया है वहां से, वो ओपन पोस्ट थी। वो ये नहीं है कोई बड़ा सीक्रेट सर्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां बैठे हुए, सबको पता है, उनको पता है, उनकी परमिशन से वहां पर है और आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं इंटेलिजेंस में। हमारा कॉपरेशन है कनाडा के साथ में। तो आपने जो इतने डिफेंस का हो, चाहे डिफरेंट न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर में कॉपरेशन में हो, अलग अलग जगह हमारा इतना कॉपरेशन उनके साथ थ्रू आउट बढ़ता रहा है। अगर आप उस सबको एक ताक पे रख दें, आपने सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो डिस्कशन है उसको आपने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद में भारत ने फिर उसके बाद में वीजा और ये सारी चीजें एक्शन लिए हैं दूसरे, और जो उनके हमारे मान लीजिए 10 डिप्लोमेट है तो उनके यहाँ 50 है, तो भारत ने कहा कि सब पैरिटी होगी इसकी। तो देखिए, हमें मालूम है जब आप यहाँ पर ये अभी की बात नहीं है, आप देखिए 2018 में जब वो आए थे तभी वो उनके साथ में वो एक एक्सट्रीमिस्ट उसको बुला लिया उनके ग्रुप में, उनके डेलीगेशन में हो गया वो आदमी। तो दूसरी चीज ये है कि जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना या दूसरे सिख ग्रुप्स या सिख गुरुद्वारों में उन सबसे करके, तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि उनको लगता है कि शायद है ये उससे बच जाएंगे, सर्वाइव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर अभी जो पोल्स आए हैं उसमें उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 31% है, जो और भी कम है, जबकि दूसरा जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं उनके है 40%। तो उनको थ्रेट तो है ही है कि मेरा पॉलिटिकल कैरियर वर्चुअली अब खत्म होने वाला है। लेकिन जाते जाते जो वो अपने देश के बारे में या देश का नाम जिस तरह पाकिस्तान जैसे देशों के साथ खड़ा करने में सक्षम हो जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हानि कर रहे हैं अपने ही देश की और अपने ही देश के लोगों की। डॉक्टर मेरा आपसे सवाल है कि भारत एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और कनाडा और भारत मित्र राष्ट्र कहे जाते रहे हैं। उन्होंने जो भी बयान दिया ट्रूडो ने, इसका जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो ये क्या माने आपको लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है कि बिना किसी सबूत के किसी देश को बदनाम करना या उस पर हत्या का आरोप लगा देना? बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर हमारा वियना कन्वेंशन एक रहता है जिसमें हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मित्रता दिखा के और एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी चीज ना हो, इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं। तो अब मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं मिसाल में, यदि ये डोमेस्टिक कोर्ट हमारे देश के अंदर कोई किसी के खिलाफ इस तरह से इल्जाम लगाता है तो सीधा क्रिमिनल डिफेमेशन का केस उसके खिलाफ जाहिर हो जाएगा, दर्ज हो जाएगा और उसको सीधा लाके कचहरी में खड़ी कर दी जाएगी। आप ये पहले बताइए आपके पास क्या सबूत है और आप ये उल्ट क्यों बोल रहे हैं। एक हेड ऑफ द स्टेट इतने ऑफ ए कंट्री और दैट टू सिविलाइज, मैं ये छोटी मोटी देश नहीं है, हमारा गल बगल में भी छोटे मोटे अजीब तरीके के देश जो है जिनसे जो लोग ये इररेस्पॉन्सिबल बयानबाजी करते हैं, तो उनके साथ तो हमारा वैसे ही संबंध कुछ ठीक नहीं है। बट इनके साथ जो सिविलाइज बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। पहली बात तो ये जो है इनके यहाँ टेररिस्ट जो है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जिनके खिलाफ इंटरपोल लुकआउट नोटिस भी इश्यू हो चुका है, हमारे इंडिया में भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो गए हैं और ये वहां पे इन्होंने उनको पनाह दे रखी है और उनका हरकत देखी जाए तो बंदूकें लेके घूम रहे होते हैं। हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स के बड़े बड़े फोटो लगा के बोल के इनका खून किया जाए बोलते हैं। ये सबसे बड़े पहली बात तो दिस इज द हाईएस्ट एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी by one country against another country कि you have taken no action against people who have put up posters of the diplomats that they should be assassinated. Now given these circumstances, the man comes to our country and I'll tell you those suspicious circumstances we'll take about later, goes back immediately after the G20 and अपने पार्लियामेंट में कह के बिना सबूत, अभी उनके जो जब जैसे अनिल साहब ने कहा कि 33% तो उनका जो है ये पॉपुलैरिटी डाउन हो गया है और उनके जो इमीडिएट कैंडिडेट है, राइवल कैंडिडेट, वो खुद कह रहे हैं where is the evidence on which you are talking like this? Now आपको मैंने क्रिमिनल डिफेमेशन तो सिंपल का एग्जांपल दे दिया है। If under the violation of international law
and the Vienna Convention, this could, in ordinary circumstances between any two countries, it could lead to hostile action. अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ. आर्टिकल 51 ऑफ द चार्टर के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने सेल्फ डिफेंस पर टेररिस्ट हार्बर्ड इन अफगानिस्तान, इन इराक, इन लीबिया, इन जगह पे उन्होंने एक्शन सेल्फ डिफेंस में कहा कि आपने अपने घर पे टेररिस्ट बिठा रखी है और आपने की सरकार कुछ कर नहीं रही है. मैं यूएन चार्टर के अंदर अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये नया एक इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट है. पोस्ट यूनाइटेड नेशंस काफी पीसफुल रहा. जब से 9/11 के बाद टेररिज्म का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है. अच्छा, आपको कनिष्का एयर क्रैश, जैसे अनिल साहब ने बताया, 1982 में टेररिस्ट बॉम्बिंग था. जिस टेररिस्ट को मांग किया उसने बॉम्ब किया. 329 innocent citizens died. Thereafter also Canada has not taken any action to extradite them or allow this. Now in these conditions, Canada is a total violation of international law, and this statement by the head of state is an act of hostility towards a foreign nation without any evidence or established, and with proven terrorist activities on its soil. This is the background. तो एम्बेसडर त्रिगुनायत, ऐसी खबरें, पता नहीं वो कितनी सच है कितनी झूठ है, पर ऐसी खबरें प्रेस में आ रही हैं यहाँ थोड़ी, कि जो भारतीय एम्बेसी है ओटावा में, उसकी जासूसी की जा रही थी पिछले कुछ महीनों से. तो ये क्या इतना सरल होता है ये सब? और दूसरा, जो भी लोग कर रहे थे, तो उनको ये समझ नहीं आता कि भारतीय दूतावासों के भीतर रहने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका भी कोई राइट्स हैं, उनका भी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनकी भी कोई प्राइवेसी है. क्या अंतरराष्ट्रीय देशों में, दूसरे देशों में काम करने वाले हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, वो इस तरह से उनका ट्रीटमेंट नॉर्मल है? गौर साहब, एक्चुअली ये बड़ा आयरॉनिकल सिचुएशन है जो क्वेश्चन आपका है. देखिए, जहां पे डिप्लोमेट जब जाते हैं तो इट इज ए गिवन कि उस कंट्री की एजेंसीज जो है वो आपकी बातें सुनेंगी, आपके ऊपर आंख रखेंगी, आपको मार्क करेंगी, टैग करेंगी, देखेंगी. चाहे वो पाकिस्तान जैसा देश हो जहाँ पे हॉस्टाइल एटीट्यूड है, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो या कनाडा हो. तो ये एक गिवन सिस्टम होता है. और एज ए डिप्लोमेट यू आर ट्रेन्ड कि किस तरह से आपको उस चीज को डील करना है. आपके स्क्रैम्बलर्स होते हैं जिनके ऊपर आप बात करते हैं. आपको देखना होता है कि भाई हम जो बात कर रहे हैं वो उसमें इस तरह की ना हो, क्योंकि डिप्लोमेट का काम होता है देशों के बीच में मित्रता को आगे बढ़ाना और उसके साथ अपने देश के जो भी नेशनल इंटरेस्ट हैं उनको बचाना और उनको बढ़ाना. तो इस चीज के लिए अगर, लेकिन ये एक सच है कि सारी एजेंसी, लेकिन जब उनको लगता है कि कभी कोई हाइटेंड उनका अपना इंटरेस्ट आता है या उनको लगता है किसी बात, तो वो और ज्यादा सर्विलेंस बढ़ा देते हैं. तो ये एक नॉर्मल सी चीज है जिससे हम लोग वाकिफ हैं और हम उस चीज को जानते हैं किस तरह से हैंडल करना है. लेकिन यह है कि जब मित्र देश होते हैं तो थोड़ा सा जरा ये चीजें कम होती हैं. लेकिन यहाँ पर तो कनाडा का देखिए, उसने तो उस बात के लिए अमेरिकन को कहा कि अमेरिकन इंटेलिजेंस मिली है, जो उन्होंने कहा बाद में कि साहब वहां से इंटेलिजेंस आई है. तो मेरा ख्याल से ये कि और अमेरिकन के साथ हमारे इतना सिग्निफिकेंट और स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस कॉपरेशन है, एक्सचेंजेस करते हैं हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर में, चाहे वो स्पेस के थ्रू हो, सैटेलाइट वाली इंटेलिजेंस हो या फिजिकल इंटेलिजेंस हो. आपको पता है कि जिस वक्त में कारगिल वॉर हुआ था उस वक्त में हमें जो रशियन एजेंसीज थी उन्होंने काफी इंटेलिजेंस शेयर किया था, इसी तरह अमेरिकन ने भी किया था. तो ये इंटरनेशनल, मतलब टेररिज्म को खत्म करने के लिए या इस तरह के अपने मित्रों को मदद करने के लिए ये एक इंटेलिजेंस का काम होता है. और उसी के सिलसिले में ये लोग जो है अक्सर जब डिप्लोमेट्स के ऊपर भी करते हैं तो ये तो देखिए, आपका फोन टैपिंग, ये सारी चीजें बड़ी कॉमन होती है. तो इसलिए आपको तो ध्यान से चलना पड़ता है. हर एक डिप्लोमेट को, जो भी प्रोफेशनल डिप्लोमेट है, वो अपने आप इस बात को जानता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं पब्लिक आई में हूँ. डॉक्टर राव, मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये जासूसी की भी बातें आ रही हैं, संसद में बयानबाजी हो रही है, तो उन्हीं की शय पर ये जो तथाकथित खालिस्तानी हैं जो कनाडा में बैठे हुए हैं, उन्होंने खुलेआम नरसंहार की धमकी भी दे दी है.
और उन्होंने ये बोला कि हम 50,000 हिंदुओं को मार देंगे, ठीक है। और उसके अलावा क्या ये उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है? और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर जो हिंदू संगठन है, क्या वो कोई इसमें कानूनी कार्रवाई के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक पहली बात तो मैं छोटा सा उस पर भी जवाब दे दूं कि हमारा वियना कन्वेंशन के अंदर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होता है। जी। एक जनरल स्टैंडर्ड ये होता है कि कोई भी मिशन या उनकी एम्प्लॉयज के अंदर दे हैव इम्यूनिटी टुवर्ड्स। अभी कई बारी, एक बारी आपको मैं दिल्ली का एक केस बता दूं, वन डिप्लोमेट रैन ओवर समबडी एंड किल्ड दैट पर्सन। Because of the diplomatic immunity, our country could not take any criminal proceeding directly and all these things, and because it was an accident. The immunity is a protection for foreign diplomats. आपको जैसे मालूम है, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, दूत के जैसे हनुमान का दूत को आप जो है बिल्कुल सबसे अच्छी तरह देख के और उनकी तरफ जो है एक अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल विच एनीबडी इवन एज अ कॉमन पर्सन। आप उसकी जगह जाके आप एस्पियोनाज कर रहे हो और उनके खिलाफ जो भी हो रहा है, झंडे जला रहे हो, जो भी हो रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात आपकी अभी का ये जो सवाल है कि क्या था, आई एम सो सॉरी, जस्ट इन द फ्लो, ये जो उन्होंने तथाकथित खालिस्तानी उसने जो धमकी दी है 50,000 हिंदुओं को मारने की, उसको कनाडा को छोड़कर जाने की, that is clear cut human rights violation and it is a threat. The Hindus, I have seen a video even today that some people from another Hindu community have been threatened. It is, if the state does not protect the human rights of any minority group in the country where कोई उनका थ्रेटन किया जा रहा है, वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कंप्लेंट डाल सकते हैं और वहां से प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं। मेरे को बड़ा दुख की बात है और मैं काफी इसमें उत्तेजित और भावुक इसलिए हूं, मेरी और हम सब लोगों का कनाडा के ऊपर एक इज्जत रहता था कि एक ये ऐसा देश है जो अमेरिका का बगल का देश है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की ऊंची स्तर रहती है, लोगों का दृष्टिकोण बड़ा ऊंचा रहता है, और आप उसके प्रधान जो सबसे हैं वो ये सब देख रहे हैं। आप वहां पे हमारे झंडे जलाए जा रहे हैं, झंडों पर लात मारी जा रही है, हर तरीके का हरकत को आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स को मारने की धमकी आ रही है। आज तो अब बाकी लोगों 50,000 का मारने की धमकी है, तो how can they remain silent in such a situation and they can take legal action, the community there. Sorry, पानी पी लीजिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कम्युनिटी कनाडा के अंदर भी कोर्ट के में जाके केस फाइल कर सकती है। ओके, तो एडवोकेट राव, अब ये स्थिति तो जो है सो है, पर अगर अंतरराष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इसको हम देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है भविष्य में क्या शक्ल अख्तियार कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई सॉल्यूशन है इसका या ये इसी तरह चलता रहेगा? देखिए, आपने एक अच्छा सवाल पूछा जो मेरे दिल में भी था, और बड़ी दुख की बात है कि ऐसे बयानबाजी करने से यूके के अंदर कोई भड़क सकता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भड़क सकता है, न्यूजीलैंड में भड़क सकता है, हिंदुस्तान के अंदर भड़क सकता है। आप इस तरह से बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं एक हेड ऑफ द स्टेट होके, तो इससे ये तो नुकसान है ही। कनाडा के अंदर भी लोगों को हमारे एडवाइजरी दी हुई है कि आप हिंदू लोग और वो अपनी सेफ्टी रखिए। तो सबसे बड़ा नुकसान जो ट्रूडो के जस्टिन ट्रूडो की बयानबाजी से हुआ है, ये लोगों की जो है इनोसेंट पीपल को उनकी सेफ्टी के बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। दूसरी बात, अभी मैं इस चीज देख रहा था कानूनी पहले, मैं हमारे को जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जहां एक देश दूसरे से देश के खिलाफ जा सकता है, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है और एक यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल होता है। नाउ बात आगे हम जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर भी बता देंगे आपको कि एक इशू रेस कर सकते हैं
एज ए पॉलिटिकल इश्यू अभी असेंबली में चल रहा है, सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशंस का अंडर इंटरनेशनल लॉ, that this kind of irresponsible statement which is harmful to the citizens of the country and that too in favor of a terrorist group and individuals is being taken. एक मैंने दूसरा भी एक ट्विटर पे भी देखा, जब यूएसए ने अल ज़वारी जो था इजिप्शियन टेररिस्ट को ड्रोन अटैक में किल किया, या सुलेमानी, कासिम सुलेमानी में यही सेम जेंटलमैन ट्रूडो ने एक ट्वीट निकाला कि अब दिस इज मेकिंग ए वर्ल्ड सेफ अगेंस्ट टेररिज्म। तो आपको ये बात चीज अपने आप में नहीं आ रही? ये तो हाईली हिपोक्रिटिकल लोडेड पॉलिटिकल स्टेटमेंट and against the interests of the people of India, which is a big nation and responsible. We are having a great leadership. We have seen how well the G20 was held. हमने वैक्सीनेशन दुनिया को दिया, ये बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है जिन्होंने ये हुआ है। और मेरे ख्याल से ये कोई भी यहाँ चुप रहने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान ने बाकायदा उनके डिप्लोमेटिक एक्शन ले लिया है, तो वो उनकी वैसे ही पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है। मेरे ख्याल से जिस तरह से ये चल रहा है, वो उनको वैसे ही उनके देशवासी उनको निकाल के हटा देंगे। एम्बेसडर अनिल जी, जैसे अभी राव साहब ने ये सारा कुछ बताया, क्या आपको भी लगता है कि ये जो ट्रूडो है अपने ही मक्कड़ जाल में एक फंसा हुआ मच्छर की तरह लग रहे हैं और उनके पास अब सिवाय इस्तीफा देने के कोई और रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि उनकी जो चमक है वो तो डाउन हो ही रही है और साथ में उनका जो परसेंटेज भी काफी नीचे आ रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? एम्बेसडर साहब, इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा कि ये ऐसा लगता है कि ट्रूडो जो है वो इन खालिस्तानियों के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। एक तरफ तो सरकार बचानी है, दूसरी तरफ ना करे तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो हो रहा है उनका चीचौधारी वो हो रही है। तो आपको क्या लगता है, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति के तहत वो सब ये कर रहे हैं या उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है? देखिए, मैं तो इसको एक इमेच्योर डिप्लोमेटिक डिस्कशन कहूंगा जो उन्होंने किया। पॉलिटिक्स में आप आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन देश सबसे बड़ा होता है, नंबर 1। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बात भड़काने की कोशिश करी कि हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा हुआ, एक हमारे एक सिटीजन को मार दिया गया। लोगों को ये नहीं बता रहे हैं कि भाई वो सिटीजन कितना बड़ा टेररिस्ट था। तो लोग भी तो वहां पे सब समझते हैं ना कि है क्या चीज, इसीलिए उन्होंने उनको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो डिपेंडेंट है इस तरह के ग्रुप्स के ऊपर काफी हद तक। और आप जानते ही हैं कि कम्युनिटी हमारी काफी जो भी है वहाँ काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, कनाडा में, कहीं पे भी हो। तो उनको ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो है उनको पैम्पर भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह का गेम वो खेल रहे हैं, वो गेम जो है बहुत खतरनाक गेम है। आपने देखा है कि भस्मासुर का किस्सा हम लोगों के यहाँ पे भारत में सुनाया जाता है कि जो जब उसने जो किया वो अपने आप ही भुगतेगा। भगवान जी ने भी उसको अगर आशीर्वाद दे दिया तो वो उन्हीं के ऊपर ट्राई मारने चलेगा। तो ये कनाडा पाकिस्तान में हो रहा है, देख रहे हैं आप, उन्होंने भी पाप पाला। क्योंकि जो टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इनका ना तो कोई धर्म ना ईमान कुछ नहीं है, उनको तो सिर्फ मर्सिनरीज होते हैं। और ये बात जितना जल्दी ट्रूडो समझ जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह की उनकी जो बयानबाजी है, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा कि दूसरे देश जिनके ऊपर वो ज्यादा डिपेंड हो रहे थे, वो भले ही छोटे मोटे स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि डीपली कंसर्न है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन तो हम भी कह रहे हैं कि भाई आप हमें एविडेंस दीजिए, हम उसको देखेंगे, हमने कब मना किया है। लेकिन आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। आप गूगल पे सर्च करके पब्लिक डोमेन में चीज देख करके आप कह रहे हैं कि साहब भारत ने ये किया है, फिर आप सेकंड टाइम स्टेटमेंट कहते हैं कि हमने 3 हफ्ता पहले दे दिया, जबकि भारत सरकार ने क्लियरली कहा है कि आज तक हमें वहां से कुछ नहीं मिला है। तो ये मुझे लगता है कि नाउ अब वो सेल्फ गोल करने के बाद में अब वो बैकफुट पे है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि करूं तो करूं क्या। एक ये इस तरह की उनकी मनस्थिति मैं समझता हूँ है, और पॉलिटिकली उनकी पोजीशन बहुत वीक है। हालांकि इलेक्शन अभी 2025 में है, लेकिन उनकी लिबरल पार्टी में ही उनकी काफी जो उनकी अपनी जो पहुंच है कहिए या उनकी साख है वो काफी धूमिल हो गई है। तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वो काफी दिन तक चल पाएंगे।
जैसा कि आपने आज माइक रूबिन जो थे अमेरिका में पहले थे, उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट आया बड़ा इंटरेस्टिंग आज कि भाई कनाडा जो है वो ये सोचता है कि सारी धुरी यहीं पे अटकी हुई है, अमेरिका उनका साथ देगा हर चीज में ब्लाइंडली। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से चेंज हो रहे हैं वहां पर, जिस तरह जियो पॉलिटिकल स्थिति बदल रही है, जिस तरह इंडो पैसिफिक में डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इंडिया इज द पिवट। तो अगर अमेरिका को बाई चांस चुनना ही पड़ेगा कनाडा या इंडिया के बीच में, हालांकि मेरे अपने व्यूज डिफरेंट है उसमें, तो उन्होंने कहा, अमेरिकन है और इंटेलिजेंस के वो भी रह चुके हैं पहले, कि मैं ये कहता हूं, उन्होंने ये कहा कि ये भारत को चुनेगा अमेरिका। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका बिल्कुल आयरन क्लैड फ्रेंड है वो आपके ऊपर क्वेश्चन करने को चल रहा है। भले ही पब्लिक डोमेन में उन्होंने भारत से भी ये कहा, ब्लिंकन सेक्रेटरी ब्लिंकन का भी बयान आया था, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो हम तो खुद कह रहे हैं, हमने कब मना किया भाई, ये आप बेबुनियाद तो कम से कम इल्जाम ना लगाए ना। और उसके बाद उन्होंने ये नहीं किया, मैंने जैसे कहा कि उन्होंने फिर एक्शन भी लिया। एक्शन का मतलब ये प्रूव करने के लिए कि हमने एक डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा ये डिप्लोमेट इन्वॉल्व था, आपके पास कोई एविडेंस नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, और उसके बाद आप इस तरह की बात करते हैं। तो या तो वो समझते नहीं है कि डिप्लोमेसी कैसे चलती है, या स्पियोनाज किस तरह से होता है, या ये टारगेटेड किलिंग किस तरह से होती है। तो या तो उनको मालूम नहीं है, या उनको ये नहीं मालूम है कि उनके ही देश में ये जितने ये सिख ग्रुप्स हैं, इनके बीच में आपस में राइवलरी चलती है काफी, अपने सुप्रीमेसी के लिए, गुरुद्वारों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो वो इतना अगर इमेच्योर थिंकिंग उनकी है तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखिए वो देश को हम सिर्फ जी जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और जैसा एम्बेसडर अनिल जी ने भी कहा था अपने शुरू में कि कनाडा अपने यहाँ पर खालिस्तान बना दे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कानूनी तौर पर कि क्या कोई देश किसी दूसरे देश के आतंकवादियों को जगह देकर एक नया देश बनवा सकता है, और क्या वो बना देना चाहिए? क्योंकि भारत तो ऐसा होने नहीं देगा, वो तो आतंकवाद को जड़ से नेस्तनाबूद कर देगा। आपका कानूनी लिहाज से इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो बड़ा दिलचस्प सवाल है कि कुछ ये तो हम बड़े हास्य तरीके से लोग कहते थे वहीं बना दो खालिस्तान को जैसे, बट सोचने पे अब जब आप मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करता हूँ, वहां पे कैलिफोर्निया जो था वो लैटिन अमेरिकन ये उन ग्रुप्स का ज्यादा प्रभाव था, और टेक्सास भी बाहर लैटिन अमेरिकन के साथ, मैक्सिकन के साथ, वो भी उधर भी का ज्यादा पॉपुलेशन थी। तो ऐसा तो यदि एक स्टेट चाहे कि एक ग्रुप कहीं इमिग्रेंट ग्रुप हो, उसके लिए यदि वो ऐसे कहे कि यू कैन आपका डेजिग्नेटेड स्टेट बना दिया जाए, कुछ बना, इसमें कोई मेरे ख्याल से वैसे बार नहीं होगा, क्योंकि इट इज विद इन द सॉवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री to designate any particular area and give it a name and perhaps deal with it, or even if it wants to say ki this land belongs to you, you are a separate country, that is between that sovereign country. But एक चीज जो दो चीजें मैं इस विषय में बोलना चाहता हूं। एक तो पॉलिटिकल मोरालिटी, जो आप किसी भी राजनीतिक फायदा के लिए, आप अपने अगले इलेक्शन के लिए कोई ऐसा मुद्दा उठा के जिस तरह से बयानबाजी की है इररेस्पॉन्सिबल, इसलिए करना है, ये सरासत पॉलिटिकल मोरालिटी का ग्रॉस वायलेशन है। और इफ इट इज डन बाय बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी और व्हाटएवर इट इज, जैसे अनिल साहब ने कहा, तो ये तो और भी कि आदमी डबली यू नो ही इज नॉट डिजर्विंग टू हैव ए पॉलिटिकल रिलेशनशिप इन ए ग्रोइंग ग्लोबल सिनेरियो। तो इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, this man's provocative statement is something which is a completely unacceptable and grossly violative of international law and order and relationship between nations and our position amongst other nations, because people are not everybody। आप इस कार्यक्रम से माध्यम से कई लोगों के तक पहुंच सकते हैं, मगर जो कॉमन पर्सन होता है या जिसको कम मालूम होता है, वो सिर्फ ये इल्जाम को सोच के कि कितना बड़ा देश ने इनके ऊपर इल्जाम लगा, एक गलत फहमी जैसे दिमाग में बैठने की
बहुत बड़ी उम्मीद होती है, और लोगों का इसका गलत फायदा उठाना या हमारे पे और इल्जाम लगाना, हमारे दुश्मन देश में भी इल्जाम लगा सकते हैं इस तरह। सो ये बहुत नुकसानदायक है। बाकी जो मर्जी वो अपने देश में करे, और टेररिस्ट को करना तो बिल्कुल ही वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। वो वहां वैसे ही पनाह दे के उन्होंने एक कम्युनिटी ही क्रिएट कर दिया, समझ लीजिए एक तरीके से। इफ नॉट, दे हैव नॉट ग्रांटेड अ स्टेट और अ सेपरेट एंटिटी, but they are doing this, and this has to be taken up tooth and nail, and we must fight it legally. I was looking at it. Possibly we can file a case in the International Court of Justice. Possibly, I'm thinking. तो एम्बेसडर साहब और डॉक्टर राव, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस विषय पे फिर बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार राव साहब।